अब हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि का अर्थ होता है जिसमें दो व्यंजनों का आपस में मेल हो, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद हैं, जिसमें पहला भेद है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो प्लस से पहले अगर आपका सकार, सकार का मतलब होता है सा, या फिर ता वर्ग, ता वर्ग में हमारे आते हैं ता, था, द, ध, न, ठीक है। ये हमारा ता वर्ग है, ता, था, द, ध, न, क्योंकि ये ता से शुरू है। इसी तरीके से ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है और ये पा वर्ग है। तो सचुत्व संधि कहती है कि अगर हमारा प्लस से पहले सकार यानी कि सा आए या फिर ता वर्ग का कोई सदस्य आए और प्लस के बाद शकार, तो शकार यानी कि शा आए और जो चा वर्ग है, चा वर्ग के मेंबर चा, छा, ज, झ, ड़ा आए, तो जो हमारा सकार है यानी कि सा जो है वो शा में चेंज हो जाएगा और ता वर्ग के जो मेंबर है वो चा वर्ग में चेंज हो जाएंगे। जैसे ता चा में चेंज हो जाएगा, था छा में चेंज हो जाएगा, दा जा में हो जाएगा, इस तरह से ये आपस में चेंज हो जाएंगे। तो आपको जो ध्यान रखना है सचुत्व संधि के लिए कि हमारा प्लस से पहले सकार यानी कि सा आना चाहिए या फिर ता वर्ग में से कोई भी एक आए और प्लस के साइन के बाद हमारा शा आए या फिर चा वर्ग का कोई मेंबर आए, तो हमारा ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। पहला एग्जाम्पल निस जमा छलम। तो देखिए प्लस से पहले क्या आ रहा है, निस, निस में लास्ट में क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तो ये हमारा सा आ रहा है और प्लस के बाद क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो प्लस के बाद हमारा छा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सा है वो किस में चेंज हो जाएगा, शा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि प्लस से पहले इन दोनों में से कुछ भी हो, या तो ये हो या इनमें से कोई हो, तो ये है, और प्लस के बाद या तो ये होना चाहिए या इनमें से कोई हो, तो ये है। तो नियम क्या कहता है कि ये जो सा वाला है ये शा में चेंज हो जाएगा और ये जो सारे वर्ड हैं ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा नी श छलम। इसका अगला एग्जाम्पल है हरीस जमा शेते। तो हरीस में देखिए सा आ रहा है, तो रूल के हिसाब से ये जो सा है ये किस में चेंज होगा, शा में चेंज होगा। तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो हम हरी ऐसे लिखेंगे, इस सा का क्या कर देंगे, शा कर देंगे और बाकी का हमारा एज इट इज़, तो ये हो गया हरीश शेते। इसी तरीके से निश जमा चह। तो देखिए निस में सा आ रहा है, सा किस में चेंज होगा, शा में चेंज होगा, ठीक है, और प्लस के बाद भी मैच कर लेते हैं तो चा वर्ग का मेंबर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सा है सा की जगह क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, तो ये हमारा सा की जगह शाह हो गया और बाकी का एज इट इज़, तो ये हो गया निश्चय। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ पर ता आ रहा है, तो ता किस में चेंज होगा रूल के हिसाब से, चा में, तो सा एज इट इज़ रहेगा, ता की जगह क्या हो जाएगा हमारा, चा हो जाएगा और बाकी का हमारा एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब अगली संधि हमारी शतुत्व संधि। ये संधि कहती है कि हमारा साकार यानी कि वही सा हो या फिर ता वर्ग हो और उसके बाद अगर हमारा शा षटकोण वाला है या फिर ता वर्ग का कोई सदस्य त, थ, ड, ढ़, ढ, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी हमने वाली संधि में क्या देखा कि या तो सा होना चाहिए प्लस से पहले या इनमें से कोई होना चाहिए। सेम हमारी शतुत्व संधि कहती है कि प्लस से पहले सा हो या फिर ता वर्ग क्या हमारा यही, इनमें से कोई हो। और शतुत्व संधि में क्या देखिए नाम से ही आ रहा है शा, तो प्लस के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, शकार यानी कि शा होना चाहिए प्लस के बाद, या फिर ता वर्ग का कोई मेंबर होना चाहिए। तो सेम ये आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल से और इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है रामस जमा शशक। तो देखिए यहाँ पर सा है और प्लस के बाद शाह है, तो पहचान इसने बता दी ना कि प्लस के बाद या तो शाह आना चाहिए या फिर इनमें से कोई आना चाहिए, तो प्लस के बाद शाह आ गया, तो हमें पता चल गया कि ये क्या हमारी शतुत्व संधि है। अब हम क्या करेंगे रूल के हिसाब से, ये जो सा है इसको किस में बदलेंगे, शाह में बदलेंगे। तो देखिए राम तो ऐसे रहेगा, ये जो शाह है ये किस में चेंज हो जाएगा, शाह षटकोण वाले में चेंज हो जाएगा और बाकी का हमारा एज इट इज़ रहेगा, जो भी है हम उसे ऐसे ही सेम उतार देंगे, ठीक है। ये पा है, ठीक है, तो ये पा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा रामस पठत, ठीक है। अगला एग्जांपल है जैसे रामस जमा टिकते। तो देखिए यहाँ पर भी सा है ना और प्लस के बाद देखिए क्या लिखा है, ता लिखा है, तो ये रहा प्लस के बाद हमारा ये टा लिखा है ना, तो ये जो सा है किस में चेंज हो जाएगा रूल के हिसाब से, शाह में चेंज हो जाएगा। पहचान आप समझ पा रहे हैं ना कि कैसे कर रहे हैं। आप देखिए प्लस से पहले क्या लिखा है, रामस, रामस में सा है बाद में, ठीक है, तो रूल क्या कहता है प्लस मतलब प्लस से पहले सा होना चाहिए या फिर ता वर्ग का कोई मेंबर होना चाहिए, तो पहली कंडीशन मीट कर गई। प्लस के बाद कंडीशन कहते हैं या तो ये वाला शाह लिखा हो या ता वर्ग का कोई इनमें से मेंबर हो, तो देखिए ये पहला ही मेंबर है टा वर्ग का, है ना, तो हम क्या करेंगे इनको आपस में चेंज कर देंगे, तो सा की जगह शाह कर देंगे। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो राम एज इट इज रहेगा, सा की जगह हम क्या कर देंगे, शाह कर देंगे और बाकी का हमारा आंसर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगला है तट जमा टीका। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस से पहले ता लिखा है ना, तो ता वर्ग का मेंबर है ता और प्लस के बाद हमारा टा टमाटर वाला टा लिखा है, तो रूल क्या कहता है कि जो टा वर्ग है यानी कि जो टा वर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, टा वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो ये जो ता तरबूज है वो क्या होगा, टा वर्ग का पहला क्या आता है, अगर हम इससे देखें
तो देखिए ये हमारा टा तरबूज है और ये हमारा ता है, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो ता है इसकी जगह क्या लिख देंगे, टा लिख देंगे, और बाकी का हमारा एज इट इज़, ठीक है। और ये हमारा व्यंजन है, इसको आगे स्वर नहीं मिला तो इसीलिए ये आधा रहेगा। अगला है उत जमा दैनम। तो देखो ये ता लिखा है और ये डा लिखा है, ठीक है। तो प्लस से पहले ता आ रहा है ता वर्ग का, और प्लस के बाद क्या आ रहा है, डा आ रहा है, जो कि टा वर्ग का मेंबर है। तो रूल के हिसाब से ये जो ता है, ये ता किस में चेंज होगा, टा वर्ग का पहले मेंबर में, क्योंकि ये जो देखिए ता लिखा है, ता कहाँ पर आता है, पहली में ही आता है ना, पहली ये जो लाइन है इसका पहला लेटर है ये, तो हम किस में चेंज करते हैं, टा वर्ग को ता इस वाले वर्ग में चेंज करते हैं। तो ये पहला है तो इसका पहला किस में होगा, ये होगा, इसीलिए यहाँ पर ये जो ता है इसकी जगह पर ये वाला टा आ जाएगा और बाकी का एज इट इज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम जश्त्व संधि के बारे में जानेंगे। जश्त्व संधि का रूल कुछ इस प्रकार है, अगर हमारा प्लस से पहले या, र, ल, व या फिर श, स, सा और हा तथा अनुनासिक व्यंजन के अतिरिक्त कोई अन्य व्यंजन आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण आता है, तो जो पहला वाला हमारा व्यंजन है वो उसी लाइन के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो देखिए ये रूल ये कहता है कि जैसे ये हमारा हिंदी का वर्णमाला है, इसमें इन वर्णों के अलावा या, र, ल, व, श, स, सा और हा और ये हमारे अनुनासिक व्यंजन, इन सब के अलावा यदि इस बॉक्स के अंदर से कोई भी वर्ण आपको दिखता है प्लस से पहले, ठीक है, और प्लस के बाद आपको तीसरा या फिर चौथा वर्ण दिखता है, तो हमारा तीसरा और चौथा वर्ण कौन सा है, ये वाला, ये हमारी तीसरी लाइन है और ये हमारी चौथी लाइन है। अगर इनमें से कोई दिखता है तो वो क्या होगा, ये जो हमारा पहला वाला व्यंजन है ये जिस भी लाइन का है ये उसी लाइन के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लस से पहले दोग लिखा है, ठीक है, ये धनुष है। देखिए ये जो लिखा है ये घा है, ठीक है, दोग, घा घड़ी, तो ये लिखा है दोग जमा धा, ठीक है। तो देखो प्लस से पहले हमारा इनमें से तो कुछ नहीं है, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं है, यारा लावा भी नहीं है, श, स, सा, हा भी नहीं है और अनुनासिक व्यंजन भी नहीं है। प्लस से पहले क्या लिखा है, घा घड़ी लिखा है ना, और प्लस के बाद देखेंगे तो धा धनुष लिखा है। तो प्लस के बाद क्या कह रहे हैं, या तो तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए। तो धा धनुष हमारा कौन से नंबर का वर्ण होता है, 4th नंबर का वर्ण होता है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से जो पहले वाला है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये इसी लाइन के तीसरे में चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा घा घड़ी है इस लाइन का जो तीसरा है वो क्या है, गा है, इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पर, ये जो घा घड़ी है इसकी जगह पर गा लिख दिया है और बाकी सारा हमने एज इट इज लिखा है। अगले एग्जाम्पल में दूध, तो ये धा है, धा धनुष, तो प्लस से पहले देखो इनमें से तो कोई नहीं आया और प्लस के बाद वर्ग का तीसरा या फिर चौथे नंबर का आना चाहिए। तो ये जो धा धनुष अभी हम देख लेते हैं किधर आता है, तो जो धा धनुष है ये हमारा 4th नंबर पर आता है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से ये जो पहला वाला हमारा व्यंजन है यानी कि ये धा धनुष जो है ये इसी लाइन के तीसरे में यानी कि दा में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दू ऐसे ही रहेगा, ये जो धा है धा की जगह क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, और ये जो धम है ये एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा दुधम, ठीक है। अगला है लब जमा धा, तो प्लस से पहले देखिए इनमें से कोई नहीं आ रहा है, प्लस के बाद वाली कंडीशन देखते हैं, वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण होना चाहिए। तो ये जो धा धनुष है अभी हमने देखा था चौथे नंबर पर आता है। तो जो हमारा पहला वाला व्यंजन है यानी कि ये जो है इसका देखेंगे कि इस ये जिस भी लाइन में आता है उसका तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ण आता है। तो जो भा है, भा हमारा इधर आता है, इस लाइन का जो तीसरा वर्ण है वो है बा, तो जो भा है वो किस में चेंज हो जाएगा, बा में चेंज हो जाएगा, और ये एज इट इज, तो ये हो जाएगा लब्ध, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल, इसमें देखिए प्लस से पहले धा धनुष है तो इनमें से कोई नहीं है और प्लस के बाद धा धनुषी है, तो ये जो धा धनुष भी हमने इसका देखा कि ये 4th नंबर पर आता है। तो रूल के हिसाब से जो 4th नंबर पर आता है ये इसी लाइन का 3rd नंबर का हो जाएगा, तो ये हमारा दा में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा यो एज इट इज रहेगा। ये जो धा धनुष है ये किस में चेंज हो जाएगा, दा में चेंज हो जाएगा, और ये धा एज इट इज, तो ये हो जाएगा योद्धा, ठीक है। अब हम चतुर्थ संधि के बारे में जानेंगे। चतुर्थ संधि कहती है कि या, र, ल, व, ण, झ, ड, न, म के अतिरिक्त अन्य कोई व्यंजन अर्थात वर्ग का प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थी वर्ण या फिर श, स, सा, हा के बाद अगर किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय या फिर इनमें से कोई आता है तो जो प्रथम व्यंजन है हमारा वो वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। तो देखो बहुत सिंपल है ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा ये जो है या, र, ल, व, श, स, ह, ठीक है, ये और हमारा ये सारे वर्ण जो है डा, झा, ड, न, म, इनके अलावा यानी कि सिंपल अगर हम समझें तो ये जो बॉक्स के अंदर दे रखा है इनमें से, ठीक है, तो जो बॉक्स के अंदर दे रखा है इनमें से जो कि हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी वही है। देखिए अगर आप ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थी यही वर्ण है, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो सिंपल ये कह रही है कि ये जो हिंदी वर्णमाला के शब्द हैं जो मैंने बॉक्स बना रखा है इसके अंदर वाले में से अगर कोई आता है तो, ठीक है,
और उसके बाद वर्ग का प्रथम द्वितीय पहली और दूसरी लाइन में से कोई आए। जैसे भी हमने इसमें देखा था जशत्व संधि में कौन सा आना था, प्लस के बाद तीसरा या फिर चौथा वर्ण आना था। लेकिन चातुर्वर्ण्य संधि क्या कहती है कि प्लस के बाद हमारा पहला या फिर दूसरा वर्ण आए, या फिर श स सा के आने पर प्रथम व्यंजन जो प्लस से पहले वाला व्यंजन है वो जिस भी लाइन का होगा वो उसी लाइन के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो आपको सिंपल बच्चों ये याद रखना है। अभी हमने जो जशत्व संधि देखी थी, इसका जो रूल था, जो बॉक्स के अंदर हमारे सारे व्यंजन दे रखे थे वो एज इट इज व्यंजन है, और प्लस के बाद उसमें हम तीसरा और चौथा वाला वर्ण चेक करते थे कि अगर वो आता है तो जो प्लस से पहले वाला जो व्यंजन है वो जिस भी मतलब सीरीज में हमारा आता है उसके तीसरे में चेंज कर देते हैं। ये पढ़ा था ना हमने जशत्व में। अब चतुर्व में क्या कह रहे हैं कि जो बॉक्स के अंदर वाले हमारे वर्णमाला के शब्द जो लिखे हुए हमारे व्यंजन वो आते हैं, और जो प्लस है प्लस के बाद प्रथम या फिर जो दूसरी वाली जो लाइन है उनमें से अगर कोई आता है, इसके अलावा श स सा में से कोई आता है, तो जो हमारा प्लस से पहले वाला जो व्यंजन है हम ये देखेंगे कि वो कौन से सीरीज में आता है। वो जिस भी सीरीज में आता होगा हम उसका पहला जो वर्ण होगा उसको नोट करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है संपद प्लस समय, ठीक है, तो संपद, तो देखो यहाँ पर ये जो दा है, ये दा कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो बॉक्स के अंदर ही लिखा है ना, तो बॉक्स के अंदर लिखा है दा, तो कंडीशन पूरी हो गई। प्लस के बाद देखना है या तो पहला हो या दूसरा हो या इन तीनों में से कोई हो, तो ये तो मिल गया हमें, ये लिखा देखो, यही तो लिखा है यहाँ पर, तो ये कंडीशन भी मिल गई। अब रूल क्या कहता है कि जो प्लस से पहले वाला प्रथम व्यंजन है, यानी कि ये जिस भी लाइन में आता है उसके प्रथम वर्ण में बदलना है इसे, यानी कि जो दा है, पहले देखते हैं दा कहाँ आता है, तो जो हमारा दा आता है वो यहाँ पर आता है, दा इस लाइन में आता है, इसका जो प्रथम वर्ण है वो तो ये है ना ता, तो ये जो दा है किस में चेंज हो जाएगा, ता में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संपद, दा की जगह ता आ जाएगा और समय हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला है ककुब जमा प्रांत, तो प्लस से पहले ककुब, ये जो भा लिखा है अब इसे चेक कर लेते हैं कि भा इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, हाँ ये आ रहा है बॉक्स के अंदर। प्लस के बाद देखते हैं कि पा, जो पा लिखा है वो पहला या दूसरा है, तो जो हमने देखा पा जो है वो पहला है, तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस से पहले वाला जो वर्ण है, यानी कि ये वाला जो प्रथम व्यंजन है, प्रथम व्यंजन मतलब ये वाला, ये देखेंगे जिस भी लाइन में आता होगा उसका हम प्रथम वर्ण में से बदल देंगे। तो जो भा है हमारा वो इधर आता है ना, तो इस वाली लाइन का पहला वर्ण कौन सा है, पा है, तो जो भा है उसको हम पा में बदल देंगे। तो देखिए कक्कू ऐसा ही रहेगा, भा की जगह हम पा लिख देंगे और बाकी का हमारा एज इट इज। मैंने आधा क्यों लिखा है पा, क्योंकि पा भी क्या है हमारा व्यंजन है, और व्यंजन के बाद देखो अगला व्यंजन शुरू हो रहा है ना, तो उसको स्वर तो मिला नहीं है, इसीलिए वो हमारा आधा रहेगा, बाकी का ये एज इट इज, ठीक है। अगला है उद जमा साह, तो देखिए प्लस से पहले दा लिखा है, तो बॉक्स में चेक करेंगे, पहले दा बॉक्स में ये लिखा, तो बॉक्स में दा लिखा है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। प्लस के बाद देखो सा लिखा है, तो देखो ये सा लिखा है ना, प्लस के मतलब प्लस के बाद हमारा सा लिखा है, तो ये भी कंडीशन पूरी हो गई। तो हम रूल के हिसाब से जो पहला व्यंजन है यानी कि जो दा है उसको बदलेंगे किसमें, पहले वर्ण में। तो दा को चेक करते हैं कौन सी लाइन में आता है, तो दा हमारा यहाँ पर आता है, और इस लाइन का जो पहला है वो क्या है, ता तरबूज, तो हम इसे दा को ता में चेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऊ की जगह ऊ लिखेंगे, दा को किस में चेंज करेंगे, ता में। और आप लोग समझ गए कि आधा क्यों लिखा है, बताइए इसका रीज़न। वेरी गुड, आधा इसलिए लिखा है हमने क्योंकि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो आधे होते हैं, अगर उन्हें स्वर मिल जाता है तो वो पूरे हो जाते हैं, वरना हम उनको आधा ही लिखते हैं, ठीक है, बाकी का हमारा एज इट इज। तो ये हमारा आंसर होगा। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं सेम रूल पे। प्लस से पहले दा है हमने देखा था जो कि बॉक्स में आता है, प्लस के बाद का है, तो का कबूतर हमारा प्रथम वर्ण होता है, प्रथम है ना हमारा, देखेंगे ये लिखा का, तो रूल के हिसाब से जो प्लस से पहले वाला व्यंजन है यानी कि जो दा है, ये दा जिस भी लाइन में आता है उसका पहले वाला व्यंजन में चेंज होगा। तो देखो दा हमारा यहाँ पर आता है, तो इसका पहला वाला क्या है, ता, तो दा को हम ता में चेंज कर देते हैं, तो ऊ का ऊ रहेगा, दा की जगह मैंने ता लिखा और बाकी का मैंने एज इट इज लिख दिया, तो ये मेरा आंसर होगा। अगली संधि है मेरी व्यंजन संधि में लत्व संधि। लत्व संधि कहती है कि ता वर्ग के बाद देखो ता तरबूज लिखा है ना, ता वर्ग का मतलब क्या है, ये वाली लाइन, ता था द धा न, यानी कि इसकी बात हो रही है। अगर इसके बाद ला के आने पर ता वर्ग ला में बदल जाता है, ला और नीचे क्या लगाया हमने, हलंत लगाया। तो जैसे देखिए प्लस से पहले ये ता तरबूज है, ये ता वर्ग का मेंबर है, इसमें भी प्लस से पहले ता तरबूज, ये भी ता वर्ग का मेंबर है, ये भी ता वर्ग का है, और ये जो दा है ये भी देखो ता वर्ग की लाइन में ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे चारों प्लस से पहले ता वर्ग के होने चाहिए, और प्लस के बाद तुरंत अगर ला दिखे आपको तो आपको क्या करना है, ये जो ता वर्ग वाला मेंबर है यानी कि जो ये हमने अभी अंडरलाइन करा है, ये ता, ये वाला ता, ये ता और ये जो दा है, ये ता वर्ग में आते हैं ना, तो हम इन ता वर्ग की जगह ये ला लिख देंगे, आधा ला लिख देंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। पहले वाला ता ऐसे ही रहेगा, रूल के हिसाब से ये जो ता है ता वर्ग, इसको किस में बदलना है, आधे ला में बदलना है, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, ला आ रहा है, इसके बाद ला आ रहा है, ये वाला ला, तो इस ता को हम आधे ला में चेंज कर देंगे और ये हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से ऊ हमारा ऐसे ही रहेगा। अगर देखिए लास्ट में ये दो आपको इस तरह से विसर्ग दिख रहे हैं, आप भी विसर्ग लगा देंगे आंसर में। अब देखो यहाँ पे ऊ का ऊ रहेगा, ता जो है ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे ला में चेंज हो जाएगा, और बाकी का हमारा एज इट इज रहेगा,
सेम इसमें ता हमारा ता ही रहेगा, ये जो ता है इसकी जगह हम ला लिख देंगे और बाकी का ले एज इट इज़ रहेगा। इसमें भी ओ की जगह ओ रहेगा, ये जो दा है क्योंकि ये ता वर्ग का मेंबर है और इसके बाद में प्लस के बाद में ला आ रहा है, तो रूल के हिसाब से जो ता वर्ग का मेंबर दा है इसकी जगह हम ला लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ला लिखा और बाकी का हमने एज इट इज़ आंसर लिख दिया, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि कहती है कि माँ के पश्चात किसी व्यंजन के आने पर ये जो माँ लिखा है इसका अनुस्वार यानी कि बिंदी में बदल जाता है। तो देखो यहाँ प्लस से पहले धनम, ये माँ लिखा है इसमें, इसमें गुरुम में भी माँ लिखा है और प्लस के बाद हमारा कोई भी व्यंजन आना चाहिए, कोई भी व्यंजन हो, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये जो हमारा माँ लिखा है ये बिंदी में चेंज हो जाएगा और जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो धन लिखेंगे, ये जो माँ है इसकी जगह एक बिंदी लगा देंगे और बाकी का ये एज इट इज़। सेम इसमें गुरु ऐसे लिखेंगे, माँ की जगह बिंदी लगा देंगे और वंदे एज इट इज़, तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आपने लिखा है। अब हम पर स्वर्ण संधि के बारे में जानेंगे। इस संधि में पद के मध्य अनुस्वार के बाद अगर श, स, सा और हा के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यंजन आता है तो जो हमारा अनुस्वार है, यानी कि अनुस्वार क्या है, ये जो माँ लिखा है और इसके नीचे जो हलंत लगा है इसे अनुस्वार कहते हैं, ये आने वाले वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो जैसे ये हमारा लिखा है सम जमा धी, तो प्लस से पहले अनुस्वार आ रहा है माँ और प्लस के बाद ये जो धा धनुष है, अब हम चेक करेंगे कि ये किधर आता है। तो जो धा धनुष है वो 4th नंबर पर आता है, तो रूल के हिसाब से ये इसी लाइन के 5वें में यानी कि ना में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, ये जो अनुस्वार है तो सा एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ना हो जाएगा और यहाँ पे धी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद धनम जमा जय, तो धनम जमा जय में प्लस से पहले अनुस्वार आ रहा है माँ और उसके नीचे हलन और प्लस के बाद ये जो जय लिखा है ये क्या है, जा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो जा है ये हमारा किधर की तरफ आता है। तो जो हमारा जा है वो हमारा 3rd नंबर पर आता है, तो रूल के हिसाब से ये इसी लाइन के 5वें में यानी कि इसमें चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, धन को ऐसे लिखेंगे और ये जो हमारा माँ है इसकी जगह हमारा ये हो जाएगा और हमारा जय एज इट इज़, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसे आप लोग खुद ट्राई करेंगे, तमाम जमा करोशी को बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का पहला पार्ट है सत्व संधि। विसर्ग संधि का अर्थ होता है जिसमें विसर्ग के बाद जो स्वर या फिर व्यंजन आने की वजह से विसर्ग में जो परिवर्तन हम करते हैं उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो सत्व संधि कहती है कि अगर विसर्ग के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण या फिर द्वितीय वर्ण हो या फिर श, स, सा के आने पर विसर्ग आधा सा में बदल जाता है। तो देखो ये हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद वर्ग का हमारा पहला या फिर दूसरा वर्ण हो या फिर इनमें से कोई हो, तो जो ता है हमारा, ता हमारा प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो रूल के हिसाब से ये जो हमारा विसर्ग है इसको किस में बदलना होगा, ये हमारा आधा सा में बदल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला इसी तरीके से विसर्ग के बाद जो पहला वर्ण है वो है चा, और चा जो है वो भी हमारा प्रथम वर्ण होता है। तो रूल के हिसाब से ये जो हरी है ये ऐसा ही रहेगा और विसर्ग की जगह पर हम आधा सा लिख देंगे और हमारा चंद्र ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगला है गो जमा चरती, तो यहाँ पर प्लस से पहले विसर्ग है, प्लस के बाद हमारा चा है, चा हमारा पहला वर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो विसर्ग है इसकी जगह पर हम सा में से चेंज कर देंगे और बाकी का हमारा आंसर एज इट इज़ रहेगा। सेम इसी तरीके से पूर्णा जमा चंद्र, तो पूर्ण ऐसे ही रहेगा। चा जो है ये हमारा वर्ग का प्रथम वर्ण है, इस वजह से ये हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, विसर्ग सा में चेंज हो जाएगा और ये हम एज इट इज़ रहेगा चंद्र। नेक्स्ट है रुत्व संधि। रुत्व संधि में अगर विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ आए के अलावा अगर कोई भी वर्ण आए तो और अंतिम पद में छोटा आ या बड़ा आ हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। तो प्लस से पहले हमें देखना है कि छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई दूसरा वर्ण आना चाहिए और प्लस के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो जो विसर्ग है इसको हम रा में बदल देंगे। तो प्लस से पहले क्या लिखा है, कवे, है ना, तो कवे में देखो ए आ रहा है, कवे ए आ रहा है, छोटा आ या बड़ा आ तो नहीं आ रहा, और प्लस के बाद बड़ा आ रहा है, तो रूल के हिसाब से जो विसर्ग है इसको हम रा में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा कवे, रा ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि रा व्यंजन है, व्यंजन के बाद इसको बड़ा आ स्वर मिल गया है तो ये रा पूरा हो जाएगा और बाकी का सेम रहेगा, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से मुनि जमा आगत में मुनि में ई आ रहा है प्लस से पहले और प्लस के बाद बड़ा आ रहा है, तो रूल के हिसाब से जो विसर्ग है विसर्ग को किस में चेंज होना है, रा में चेंज होना है। तो मुनि ऐसे लिखा जाएगा, विसर्ग की जगह हम रा लिखेंगे, रा बड़े आ के साथ मिलकर रा हो जाएगा और गत, मुनिरा गत। ठीक है, अगली है उत्व संधि। उत्व संधि काफ़ी सिंपल होती है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस से पहले हमारा छोटा आ या फिर बड़ा आ लिखा हो और उसके साथ विसर्ग लगा हो और प्लस के बाद अगर छोटा आ है तो ये आपस में मिलकर कुछ इस तरह से हो जाते हैं, और ये साइन हमने स्वर संधि में पढ़ा था, इसको अवग्रह का साइन कहते हैं। तो प्लस से पहले देखो ये विसर्ग है, छोटा आ का जब आप उच्चारण करोगे तो छोटा आ आएगा और विसर्ग भी है और प्लस के बाद छोटा आ भी है, तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो ये हो जाएगा को ओ, इस तरह से आ जाएगा। ये जो आ है ये अवग्रह में चेंज हो जाएगा और बाकी का एज इट इज़। अगला एग्जाम्पल है जैसे रामहा जमा अत्र, तो प्लस से पहले रामहा में ये विसर्ग है,
और प्लस के बाद छोटा आ है, तो यहाँ पर जो हमारा रूल है वो ओ करेगा, तो राम हम ऐसे लिखेंगे, विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा, और इस आ की जगह हम अवग्रह का साइन बनाएंगे और प्रा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम, नेक्स्ट है हमारा विसर्ग लोप। ये हमारी आखिरी संधि है। विसर्ग लोप कहता है कि अगर विसर्ग अथवा रा के बाद दूसरा रा के आने पर प्रथम रा का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस से पहले अगर हमारा रा लिखा हो या फिर हमारा विसर्ग हो, तो यहाँ पर देखो रा तो नहीं लिखा, विसर्ग है, यहाँ पर हमारा रा भी लिखा है, विसर्ग भी है, यहाँ पर हमारा विसर्ग है, और प्लस के बाद अगर रा आए तो प्लस के बाद यहाँ तीनों में रा है, तो जो पहले वाला रा होगा उसका हम लोप कर देंगे, यानी उसे हटा देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो गो रंभते। इस वाले में यहाँ पर विसर्ग का लोप होगा तो हरे रमणम। इसी तरीके से यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनः रमते। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ आपकी संधि कंप्लीट होती है।